ठीक है भाई। अब पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन की अपन बात करें तो उत्परिवर्तन या म्यूटेशन का सिद्धांत सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, किसने दिया था? हुगो डी व्राइज। हुगो डी व्राइज एक वैज्ञानिक थे और हुगो डी व्राइज ने आपका किसका सिद्धांत दिया? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन थ्योरी दी। और उन्होंने अपने प्रयोग किस पादप पर किए थे? ओइनोथेरा लमार्कियाना। और इसका कॉमन नाम क्या होता है? इवनिंग प्रिमरोज। तो सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? हुगो डी व्राइज ने। उनके सिद्धांत को हम कहते हैं म्यूटेशन सिद्धांत। और उन्होंने अपने प्रयोग किस पादप पर किए? ओइनोथेरा लमार्कियाना, या जिसे हम क्या कहते हैं? इवनिंग प्रिमरोज। तो पहला पॉइंट ऐड कर लेंगे उत्परिवर्तन में। उत्परिवर्तन का सिद्धांत उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी व्राइज ने दिया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी व्राइज ने दिया और उन्होंने अपने प्रयोग ओइनोथेरा लमार्कियाना पादप या इवनिंग प्रिमरोज पादप पर किए। देखो आज बर्फ कहां गिरी है? 1 2 नहीं, इतना तो चलता है, इतना। ये देखो इन्होंने 2 जैकेटें पहनी है और उन्होंने कंबल वाली जैकेट पहनी है। देखो आप, अपने कंबल भी है, जैकेट भी है। और कहां है बर्फ? कहां गिरी? ओहो, यहां कहां बर्फ है यार? ना इतना तो अलाउड है। उधर तो पसीने छूट रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूं अभी इनकी हालत है, ये 15-17 दिसंबर के आसपास क्या होगा? फिर ये नहीं कंबल ही आएंगे फिर, हैं? हां, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी व्राइज ने दिया और प्रयोग किस पर किए? ओइनोथेरा लमार्कियाना है, जिसे कहते हैं इवनिंग प्रिमरोज। अब सबसे पहली चीज, उत्परिवर्तन का मतलब, म्यूटेशन का मतलब। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन का सिंपल सा मतलब है डीएनए या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम में परिवर्तन। अगर डीएनए या आरएनए का न्यूक्लियोटाइड क्रम परिवर्तित हो जाता है तो डीएनए या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम में परिवर्तन को क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन। तो पहली चीज तो आपको ध्यान में रखना है कि डीएनए या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन होगा। अब यह परिवर्तन हम चाहते हैं तब होगा या अचानक से हो सकता है? अचानक से, यादृच्छिक तरीके से हो सकता है और एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में वंशागति दर्शाएगा। तो उत्परिवर्तन का मतलब हो गया डीएनए या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम में परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो अचानक से हो, यादृच्छिक रूप से हो और अगली पीढ़ी में वंशागति दर्शाए, उसे हम क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन। क्या हटाऊं? क्या चल गया? YouTube चल गया? अरे मजे हो गए फिर तो। जीवन में इसी की तो क्या हुआ? क्या? अच्छा, आप तो चाह ही रहे हो किस दिन सर YouTube चल जाए, एपी ढिल्लो चल जाए, एपी ढिल्लो। तो ये आधे लोग सुबह उठते हैं ना, ये आधे तो जब भगवान को याद करते हैं, आज YouTube, आज YouTube, आज YouTube। तो डीएनए या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम में जो परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन कैसा होगा?
अचानक, यादृच्छिक रूप से होगा और एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में वंशागति दर्शाएगा। अब नेक्स्ट चीज यह है कि ये जो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन है, ये सामान्यतः अच्छा होता है या बुरा? अच्छा, अच्छा, आप चाहोगे आपके जीवन में उत्परिवर्तन हो? ज्यादातर खराब। उत्परिवर्तन सामान्यतः खराब होता है। अपन ने पूरी आनुवांशिकी में रोग नहीं पढ़े क्या? सिकल सेल एनीमिया कैसे हुआ? उत्परिवर्तन। थैलेसीमिया कैसे हुआ? उत्परिवर्तन। फिनाइल कीट, सब उत्परिवर्तन। कभी कभार कोई कुछ उत्परिवर्तन बेहतर होते हैं, अधिकांश, ज्यादातर उत्परिवर्तन खराब है। और अगर ज्यादातर उत्परिवर्तन खराब है तो इनकी अभिव्यक्ति ज्यादा होनी चाहिए या कम? और अभिव्यक्ति कम होने के लिए ये आनुवांशिक रूप से प्रभावी होने चाहिए या अप्रभावी? अप्रभावी, क्योंकि अप्रभावी की अभिव्यक्ति कम होती है। तो अधिकांश उत्परिवर्तन खराब होते हैं। पादपों में, आप एक चैप्टर है ना अपना पास स्ट्रैटेजीज वाला, अगर आप उत्परिवर्तन पादपों में प्रेरित कर रहे हो तो वो अच्छे हैं, उसको प्रेरित उत्परिवर्तन कर रहे हैं। जो उत्परिवर्तन अपने आप होते हैं वो अधिकांश खराब ही होते हैं। पादप प्रजनन में अगर आप प्रेरित कर रहे हो उत्परिवर्तन तो वो प्रेरित उत्परिवर्तन अच्छे होते हैं। गामा रेस के माध्यम से उनको प्रेरित किया जाता है अच्छे लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए। लेकिन प्राकृतिक रूप से जो उत्परिवर्तन हो रहे हैं वो खराब हैं, इसलिए आनुवांशिक रूप से अप्रभावी होंगे। अब एक प्रश्न है मेरा, एक द्विगुणित जीव लिया और एक अगुणित जीव लिया, ठीक है? एक मेरे पास कैसा ऑर्गेनिज्म है? डिप्लॉइड यानी द्विगुणित जीव है, और एक मेरे पास हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है या अगुणित जीव है। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपको उत्परिवर्तन का अध्ययन करना है, ठीक है? आपको ऐसे शोध का विषय मिला कि उत्परिवर्तन पर अध्ययन करना है। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन को स्टडी करने के लिए, उत्परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए द्विगुणित जीव का प्रयोग करेंगे, अगुणित जीव का प्रयोग करेंगे, क्यों या क्यों नहीं? अगुणित। कितने लोग उत्परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए द्विगुणित जीवों का अध्ययन करेंगे? द्विगुणित क्यों? ऐसा अगुणित से नहीं कर सकते, क्यों? द्विगुणित से कर सकते हो। मतलब इन्होंने कहा संपूरक क्रम ज्ञात करके पता करना, तो उसमें द्विगुणित अगुणित में कहां प्रॉब्लम आ रही है? बताओ, आप सोचो। डीएनए का क्रम तो दोनों में है। अगुणित कौन? आप थे अभी अगुणित में, क्यों? शाबाश, नजदीक हो आप। हाँ, मतलब एकदम नहीं, लेकिन नजदीक है। हाँ, उत्परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किन जीवों का प्रयोग किया जाता है? अगुणित। याद करो, उत्परिवर्तन प्रभावी है या अप्रभावी? अप्रभावी है। अप्रभावी केवल किस अवस्था में अभिव्यक्त होता है? शुद्ध। अगर आप एक द्विगुणित जीव करोगे, द्विगुणित जीव में संकरित अवस्था होती है। अगुणित जीव में संकरित अवस्था हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। संकरित अवस्था में इसकी कोई औकात है क्या? नहीं है। तो द्विगुणित जीव में उत्परिवर्तन वाली युग्म विकल्पी अगर होगी भी तो भी आपको नहीं दिखेगी, दिखेगी तो प्रभावी। लेकिन अगुणित में आपको यह दिखेगा। प्रभावी लक्षण इसमें भी दिखता है और इसमें भी दिखता है, लेकिन अप्रभावी लक्षण केवल इसमें दिखता है। यह अप्रभावी अपना क्या है? उत्परिवर्तन। अब अगर मैं उत्परिवर्तन को द्विगुणित जीव में अध्ययन करने जाऊंगा तो मैं यह तो देख पाऊंगा, यह देख पाऊंगा क्या? नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि दिखेगा तो ये,
तो इसका अध्ययन मैं कर नहीं पाऊंगा। अगुणित में मेरे को पता है, इसका अध्ययन हमेशा कर पाऊंगा। तो अप्रभावी होने के कारण उत्परिवर्तन के लिए कौन से जीवों का अध्ययन किया जाता है? अगुणित जीवों का। क्योंकि अप्रभावी लक्षण को हमेशा, उत्परिवर्तन नहीं, सवाल आ जाए एक अप्रभावी लक्षण है, तो अप्रभावी लक्षण का अध्ययन करने के लिए भी कौन से जीव का प्रयोग करोगे? अगुणित जीव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लिखो उत्परिवर्तन। डीएनए अथवा आरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम में डीएनए अथवा आरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम में परिवर्तन डीएनए अथवा आरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम में परिवर्तन म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहलाता है। यह उत्परिवर्तन अचानक कौमा यादृच्छिक एवं वंशागति दर्शाते हैं। एवं वंशागति दर्शाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अधिकांश उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं। अधिकांश उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं। अधिकांश उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं, अतः आनुवांशिक रूप से अप्रभावी होते हैं। अतः आनुवांशिक रूप से अप्रभावी होते हैं। रूप से अप्रभावी होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, उत्परिवर्तन अथवा अप्रभावी लक्षणों के अध्ययन हेतु उत्परिवर्तन अथवा अप्रभावी लक्षणों के अध्ययन हेतु अगुणित जीवों का प्रयोग किया जाता है। अगुणित जीवों का प्रयोग किया जाता है। और एक चीज याद रखना, पादप प्रजनन के दौरान हम क्या कर सकते हैं? उत्परिवर्तन को प्रेरित कर सकते हैं, और प्रेरित करने के लिए कौन से विकिरण का प्रयोग करते हैं? गामा रेज। तो एक नोट लिख लेंगे, पादपों में गामा विकिरण के द्वारा अच्छे उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। अच्छे उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। ठीक है भाई। अब उत्परिवर्तन बात करें तो उत्परिवर्तन हमारे पास अब दो तरह के होंगे।
ठीक है, अब एक मिनट। अब जब हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशंस की बात करें तो म्यूटेशंस के दो प्रकार होते हैं। एक बिंदु उत्परिवर्तन जिसको हम पॉइंट या जीन म्यूटेशन कहते हैं, और एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, वाचन प्रधार, या जिसको जिबरिश म्यूटेशंस कहते हैं। अब क्या मतलब है, पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, बिंदु उत्परिवर्तन को हम और किस नाम से जानते हैं? प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन भी कहते हैं, और फ्रेम शिफ्ट को हम लोग निवेशन या विलोपन उत्परिवर्तन भी कहते हैं। निवेशन विलोपन को हम अंग्रेजी में कहते हैं इंसर्शन डिलीशन म्यूटेशंस। अब क्या मतलब? बिंदु का मतलब एक, देखो आपको इतना मालूम होना चाहिए, उत्परिवर्तन का मतलब है डीएनए होगा या आरएनए होगा, उसके न्यूक्लियोटाइड क्रम में चेंज आएगा। अब अगर एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आता है, एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज का मतलब है एक न्यूक्लियोटाइड की जगह पर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड अगर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? बिंदु उत्परिवर्तन। मैं इस मार्कर को हटाकर अपने हाथ में पेंसिल रख लूं तो मैंने मार्कर का प्रतिस्थापन पेंसिल से कर लिया। एक न्यूक्लियोटाइड के स्थान पर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया, उसे क्या कहेंगे? बिंदु उत्परिवर्तन कहेंगे। अब यह बिंदु उत्परिवर्तन दो प्रकार का है, एक होता है ट्रांजिशन, एक होता है ट्रांसवर्जन। भाई देखो, एक न्यूक्लियोटाइड का प्रतिस्थापन दूसरे न्यूक्लियोटाइड से होगा, तो मान लो प्यूरीन है, प्यूरीन का प्रतिस्थापन प्यूरीन से ही हो रहा है, या पिरिमिडीन का प्रतिस्थापन पिरिमिडीन से ही हो रहा है, तो उसे तो कहेंगे ट्रांजिशन। और अगर प्यूरीन और पिरिमिडीन का प्रतिस्थापन हो रहा है, मतलब प्यूरीन के स्थान पर पिरिमिडीन आ रहा है या पिरिमिडीन के स्थान पर प्यूरीन आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? ट्रांसवर्जन। हमने आनुवांशिकी पढ़ी थी, सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, याद करो। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन या बीटा चेन? बीटा चेन। कौन सा पोजीशन? 6 पोजीशन पर ग्लूटामेट होता था, क्योंकि ग्लूटामेट को कौन कोड करता था? जीएजी। अब इसमें बिंदु उत्परिवर्तन से जीयूजी आ जाता था, अब ये किसे कोड करता है? वेलिन। तो हुआ क्या? एक न्यूक्लियोटाइड के स्थान पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड आया, प्रतिस्थापन। किसका उदाहरण? बिंदु उत्परिवर्तन। अब ये ट्रांजिशन है या ट्रांसवर्जन है? ट्रांसवर्जन। ए प्यूरीन होता है, एडिनिन, यूरेसिल, पिरिमिडीन। तो प्यूरीन का प्रतिस्थापन पिरिमिडीन से हो रहा है, प्यूरीन का प्रतिस्थापन पिरिमिडीन से हो रहा है। किसका उदाहरण? ट्रांसवर्जन का उदाहरण होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको, प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहते हैं। प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन, इस प्रकार के उत्परिवर्तन में इस प्रकार के उत्परिवर्तन में एक न्यूक्लियोटाइड के स्थान पर इस प्रकार के उत्परिवर्तन में एक न्यूक्लियोटाइड के स्थान पर
दूसरा न्यूक्लियोटाइड प्रतिस्थापित हो जाता है। एक न्यूक्लियोटाइड के स्थान पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें लिख लेंगे उदाहरण, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, फिर ये सिंबल लिख लो, बिंदु उत्परिवर्तन ये दो प्रकार का है। दो प्रकार का कैसा? ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में क्या हो रहा है? प्यूरिन का प्रतिस्थापन प्यूरिन से, पिरिमिडीन का प्रतिस्थापन पिरिमिडीन से। और ट्रांसवर्जन में प्यूरिन का प्रतिस्थापन पिरिमिडीन या पिरिमिडीन का प्यूरिन से। ये बैग को पानी वानी दो, फूल और आएंगे। ठीक है, अब बिंदु उत्परिवर्तन के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? फ्रेम शिफ्ट या वाचन प्रधार। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? निवेशन या विलोपन उत्परिवर्तन। मतलब यहां पर क्या होता है? यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड का प्रतिस्थापन दूसरे न्यूक्लियोटाइड में नहीं होगा। यहां पर एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड या तो जोड़े जाएंगे या हटाए जाएंगे। तो अगर एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं या विलोपित हो जाते हैं तो उस उत्परिवर्तन को क्या कहेंगे? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। तो लिखेंगे नेक्स्ट, फ्रेम शिफ्ट, जिबरिश या निवेशन विलोपन उत्परिवर्तन। इस प्रकार के उत्परिवर्तन में मैगी बना रहे। इस प्रकार के उत्परिवर्तन में एक अथवा अधिक न्यूक्लियोटाइड्स एक अथवा अधिक न्यूक्लियोटाइड्स निवेशित अथवा विलोपित होते हैं। एक अथवा अधिक न्यूक्लियोटाइड्स निवेशित या विलोपित होते हैं। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया में क्या देखा जाएगा? होगा तो फ्रेम शिफ्ट, लेकिन निवेशन ना होकर विलोपन होगा। तो उदाहरण लिख लेंगे, थैलेसीमिया ब्रैकेट में फ्रेम शिफ्ट विलोपन का उदाहरण। अब देखो ये फ्रेम शिफ्ट से फर्क क्या पड़ेगा? मैं एक एमआरएनए का क्रम ले लेता हूं, AUG GAG UUU UAC।
ठीक है, ये मैंने आपके पास क्या ले लिया, एक एमआरएनए का क्रम है। इस एमआरएनए के क्रम में कोडॉन कौन कौन से हैं? पहला AUG, GAG, UUU, UAC, ट्रिपलेट है। ये अपने पास रीडिंग फ्रेम है एक, इस तरह से। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले दो चीजें कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, इस ए को क्या कर देता हूं, विलोपित। मतलब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये न्यूक्लियोटाइड है। मैं क्या कर रहा हूं, पांचवें स्थल पर जो एडिनिन है उसका क्या कर रहा हूं, विलोपन। तो पांचवें स्थल पर जो एडिनिन है उसका विलोपन कर रहा हूं। तो अब न्यूक्लियोटाइड का क्रम क्या हो जाएगा, AUG। ये तो वैसा ही रहा, लेकिन अब क्या हो जाएगा, GGU, UUUAC। इसका मतलब जिस बिंदु पे आपने विलोपन किया उसके आगे का पूरा फ्रेम क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण आप देख सकते हो, G और A के बीच में, मतलब चौथे और पांचवें न्यूक्लियोटाइड के बीच में आप क्या डाल देते हैं, C डाल देते हैं। ऐड कर रहा हूं या निवेशित कर रहा हूं। तो अब क्या होगा इसका क्रम, AUG तो रहेगा। अब मैंने G और A के बीच में C डाल दिया, तो अब क्रम क्या आ गया, GCA, GUU, UUAC। इसका मतलब जिस बिंदु पर आप नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ते हो या जिस बिंदु पर आप एक न्यूक्लियोटाइड को विलोपित करते हो, उसके आगे का पूरा न्यूक्लियोटाइड क्रम चेंज हो जाता है। और इसी फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन से हमको यह प्रमाण भी मिलता है कि आनुवांशिक कूट त्रिक या ट्रिपलेट है। एनसीईआरटी में पॉइंट दे रखा है। कौन से उत्परिवर्तन से, बिंदु उत्परिवर्तन से तो सिर्फ एक ही कोडॉन प्रभावित होगा, लेकिन फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा, जिस बिंदु पर आपने विलोपन किया है, जिस बिंदु पर आपने निवेशन किया है, उसके आगे का पूरा तीन का क्रम चेंज हो जाएगा। तो फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन से यह प्रमाण मिलता है कि आनुवांशिक कूट क्या है, त्रिक या ट्रिपलेट। तो लिख लेंगे इसमें पॉइंट्स पहले तो, निवेशन अथवा विलोपन के स्थल से आगे, निवेशन अथवा विलोपन के स्थल से आगे, निवेशन अथवा विलोपन के स्थल से आगे संपूर्ण न्यूक्लियोटाइड का क्रम, संपूर्ण न्यूक्लियोटाइड का क्रम परिवर्तित हो जाता है। न्यूक्लियोटाइड का क्रम परिवर्तित हो जाता है। और एक नोट लिख लेंगे फिर इसमें, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन से ही यह प्रमाण मिलता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन से ही यह प्रमाण मिलता है कि आनुवांशिक कूट त्रिक है। उत्परिवर्तन से ही प्रमाण मिलता है कि आनुवांशिक कूट त्रिक या ट्रिपलेट है। ठीक है भाई, ये फ्रेम शिफ्ट हो गया हमारे पास, बिंदु उत्परिवर्तन। अब एक नई चीज है, बिंदु उत्परिवर्तन में भी अब अपन तीन टाइप्स पढ़ेंगे। ये लिख रहे हो क्या, लिख लिया, लिख।
डन। हाँ, नहीं, आपको प्रमाण मिलना है। आप ये तो नहीं बताया कि इसने त्रिक होगा। उत्परिवर्तन से ये नहीं पता चल रहा कि त्रिक है। हमको ये पता है कि त्रिक है, लेकिन प्रमाण इससे सिद्ध हो रहा है। पहले आपको गेमो ने बता दिया कि त्रिक है, अब ये त्रिक ही है, इसको इससे स्पष्ट कर सकते हैं। इससे पता नहीं कर सकते कि त्रिक है, क्योंकि बिल्कुल सही है। अगर डबलेट होता या चार से बना होता तो भी यही परिवार था, लेकिन हमको पहले तो ये प्रमाण मिल रहा है, इसलिए इससे ये पहली बार सिद्ध नहीं हो रहा कि ये त्रिक है। ठीक है, आगे अब देखो। अब यहां पर मेरे पास बिंदु उत्परिवर्तन के तीन प्रकार आपको ध्यान में रखने। अब देखो, बिंदु उत्परिवर्तन में तीन प्रकार अपन कैसे पढ़ेंगे। एक होता है साइलेंट, या जिसे हम कहते हैं सेम सेंस म्यूटेशन। एक होता है मिस सेंस म्यूटेशन। और तीसरा होता है नॉन सेंस म्यूटेशन। एक मिनट, देखो, सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, साइलेंट हो, मिस सेंस हो, नॉन सेंस हो, ये तीनों उत्परिवर्तन किसके प्रकार हैं? बिंदु उत्परिवर्तन। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड की जगह पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा। तो साइलेंट या सेम सेंस म्यूटेशन का मतलब है, मैंने कहा एक कोडॉन क्या है, जीएजी। जीएजी किसे कोड करता है? ग्लूटामेट को। अब इसमें उत्परिवर्तन हुआ और ये जीएजी से जीएए हो गया। उत्परिवर्तन तो हुआ, जी के स्थान पर ए आया, लेकिन जीएए भी किसे कोड करता है? तो उत्परिवर्तन तो हुआ, लेकिन अमीनो अम्ल पे प्रभाव नहीं आया। इस म्यूटेशन को क्या कहेंगे? साइलेंट। और ऐसा क्यों हो रहा है? आनुवांशिक कूट अपहासित होने के कारण। कल हमने देखा था आनुवांशिक कूट अपहासित होता है, एक से ज्यादा कोडॉन एक ही अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, इसलिए म्यूटेशन का प्रभाव कम हो जाता है। हो गया, उत्परिवर्तन तो हुआ, लेकिन अमीनो अम्ल पर कोई प्रभाव नहीं आया। तो इसका कारण क्या है? साइलेंट म्यूटेशन किस कारण देखा जाता है? अपहासित कूट के कारण। क्योंकि आनुवांशिक कूट अपहासित होता है, इसलिए कोडॉन में चेंज भी हो जाए, लेकिन अमीनो अम्ल पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। मिस सेंस म्यूटेशन का मतलब नॉर्मल म्यूटेशन, अभी अपन ने पढ़ा। जीएजी किसे कोड करता है? ग्लूटामेट को। इसमें उत्परिवर्तन हुआ, जीयूजी बना, अब ये किसे कोड करेगा? वेलिन को। तो जब उत्परिवर्तन हो, कोडॉन चेंज हो, अमीनो अम्ल चेंज हो जाए, उसे क्या कहेंगे? मिस सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन में वही, मैंने कोडॉन ले लिया जीएजी, किसे कोड करता है? ग्लूटामेट को। अब इसमें उत्परिवर्तन हो और ये क्या बन जाए? स्टॉप कोडॉन। और जब ये स्टॉप कोडॉन बन जाएगा, तो स्टॉप कोडॉन का मतलब है प्रोटीन संश्लेषण का समापन। जहां पर स्टॉप कोडॉन आएगा, वहां पर प्रोटीन संश्लेषण का क्या हो जाता है? समापन। तो एक सामान्य अमीनो अम्ल का कोड करने वाला कोडॉन अगर समापक कोडॉन में परिवर्तित हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? नॉन सेंस उत्परिवर्तन।
नहीं करना है, कैसे याद रखोगे? आप जो आनुवांशिक कोड के अपवाद हैं वो याद नहीं रख सकते, क्योंकि कैसे ऐसे याद रखोगे तो कोई सवाल ही नहीं कर पाओगे। प्रोटोजोआ में जो अलग अलग कोडॉन्स अलग अलग अमीनो अम्लों को कोड करेंगे वो याद नहीं रखना है। कहाँ पे करना है, ऐसा काम मत करना, जरूरत ही नहीं, क्योंकि पूरा आनुवंशिक कोड ट्रिपलेट चेंज हो जाएगा पूरा। ना ना ना, जरूरत सिर्फ जीओजी, और जीओजी भी मैंने आपको बताया एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, इसलिए आज तक नीट में सवाल नहीं आया। जो काम की चीज़ नहीं है उसको याद नहीं रखना है यार, फालतू अपवाद थोड़ी याद रखना है, क्योंकि कहाँ पे कौन सा है। और उसमें भी अलग है, प्रोटोजोम में भी अलग, प्रोटोजोम में अलग अलग है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी अलग अलग है, कैसे याद रखोगे? ठीक है, इसी तरह से लिखना है इसको साइलेंट में, मिस सेंस और नॉन सेंस। बना लिया? इसमें आप नॉन सेंस में यहां पे आप लिख लेना सामान्य अमीनो अम्ल कोडॉन समापक कोडॉन में परिवर्तित। नॉनसेंस में आपको क्या हो रहा है, सामान्य अमीनो अम्ल वाला कोडॉन समापक कोडॉन में परिवर्तित। ठीक है, लिख लिया? अब आखिरी में है कि उत्परिवर्तन किन कारण से होता है। तो पहली चीज है, उत्परिवर्तन को प्रेरित करने में विकिरण काम करते हैं, कोई रसायन पदार्थ काम कर सकते हैं। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ या विकिरण पदार्थ जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, म्यूटाजेंस कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अब नेक्स्ट, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक। तो उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक क्या कहेंगे इनको हम, म्यूटाजेंस। तो उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक म्यूटाजेंस वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको इसमें एग्जाम्पल्स के नाम जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब एक सेकेंड, अब
उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक, मतलब हम ऐसे कारक देख रहे हैं जिससे उत्परिवर्तन हो सकता है। तो इसमें 4 उदाहरण आपको याद रखने: विकिरण यानी रेडिएशंस, रासायनिक पदार्थ, एक प्रक्रिया आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो टॉटोमेरिज्म, और बेस एनालॉग्स। क्या मतलब है? एक्स रेस से हमको पता है उत्परिवर्तन होता है, गामा रेस से उत्परिवर्तन होता है, पराबैंगनी विकिरण से होता है। अब पराबैंगनी का एक पॉइंट याद रखना है, पुरानी एनसीईआरटी में है, जब पराबैंगनी विकिरण डीएनए पर बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ती हैं तो वो थाइमीन थाइमीन के मध्य क्या उत्पन्न करता है? डाइमर। मतलब थाइमीन थाइमीन अगर पास पास हो तो उनके मध्य क्या बना देता है? एक बंध। और थाइमीन थाइमीन डाइमर बनते हैं तो उससे भी क्या होता है? उत्परिवर्तन। दूसरा, रासायनिक पदार्थ होते हैं इथाइल, मिथाइल, सल्फोनेट, नाइट्रस एसिड। ये सारे भी क्या करते हैं? एल्काइल समूह जोड़कर या हटाकर, अमीनो समूह हटाकर या जोड़कर क्या प्रेरित करते हैं? उत्परिवर्तन। तीसरा आप पढ़ते हो टॉटोमेरिज्म केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, कीटो रूप होता है, कीटोन वाला, और अल्कोहल वाला रूप होता है OH। तो कीटो वाला रूप अगर अल्कोहल में परिवर्तित हो जाए या अल्कोहल वाला रूप कीटोन में परिवर्तित हो जाए तो उसको कहते हैं टॉटोमेरिज्म। अब वो केमिस्ट्री में यहां का काम आएगा? नाइट्रोजन क्षारक होते हैं हमारे पास, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल, ये सब कीटो रूप में पाए जाते हैं। तो अगर ये कीटो से इनॉल रूप में परिवर्तित हो जाए तो क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन। आखिरी में होते हैं बेस एनालॉग्स। बेस एनालॉग्स का मतलब है ये बहुरूपी है, मतलब ये नाइट्रोजन क्षारक जैसी शक्ल रखते हैं। एक्चुअल में नाइट्रोजन क्षारक नहीं है, लेकिन एंजाइम काफी बार गलती कर लेती है, यूरेसिल जोड़ना होता है, यूरेसिल की जगह वो क्या जोड़ लेती है? 5 ब्रोमो यूरेसिल, क्योंकि ये किसके जैसा दिखता है? यूरेसिल जैसा। और ये अगर आरएनए में जुड़ गया तो उत्परिवर्तन आ गया। इसी तरह से एडिनिन जैसा कौन दिखता है? अमीनोप्यूरिन। तो एंजाइम ने एडिनिन की जगह अमीनोप्यूरिन जोड़ लिया तो भी क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन। तो आपको ये उदाहरण ध्यान रखने हैं, इन सब से क्या होता है? उत्परिवर्तन प्रेरित होगा। ठीक है भाई, लिख लिया? ठीक है, कर लो आगे। मतलब अब हेडिंग पे डाल देंगे हम आरएनए। पहला पेज ही है। हमने कितने? 2 गए, 3 हो गए? ठीक है, डन। तो अब हेडिंग डालेंगे हम आरएनए। हाँ, बाकी था।
अब देखो, आरएनए की अपन बात करें तो सबसे पहली चीज, आरएनए को हम दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में कैसे? एक तो होता है हमारे पास आनुवांशिक आरएनए। आनुवांशिक आरएनए का मतलब है आरएनए जब आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, और ऐसा कहां होता है? विषाणुओं में। विषाणु जिनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करेगा उसे क्या कहेंगे? आनुवांशिक आरएनए। इसका मतलब है आरएनए किसके रूप में काम करता है? जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ के रूप में। और इसके उदाहरण हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, पश्च विषाणु, इन सब में आरएनए ही क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास होते हैं गैर आनुवांशिक आरएनए, मतलब ऐसे आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम नहीं करेंगे। और वही हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और एसएनआरएनए, ये सारे हम देखेंगे गैर आनुवांशिक। अभी बना लो फटाफट। ठीक है, ले लो आगे। ठीक है, एक एक करके देखेंगे हम लोग। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? आरआरएनए। आर का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। मतलब ये कौन सा आरएनए है? जो राइबोसोम का निर्माण करता है। तो राइबोसोम कोशिकांग है, राइबोसोम का निर्माण करने वाला आरएनए कौन सा है? आरआरएनए। इसका मतलब ये सबसे बड़ा आरएनए होता है और सबसे स्थायी आरएनए होता है। तो सबसे बड़ा और सबसे स्थायी आरएनए कौन सा होता है? आरआरएनए। और इसका काम क्या होता है? राइबोसोम का निर्माण करना। और अपन ने देखा था इसका निर्माण भी होगा कहां पर? केंद्रिका में। याद करो, आरएनए पॉलीमरेज 1 28S आरआरएनए, 18S और 5.8S आरआरएनए बना रही थी। लेकिन कौन सा आरआरएनए होता है जो केंद्रिका में नहीं बनता? 5S आरआरएनए। वो केंद्रक द्रव्य में बनेगा जिसको आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाएगी। तो लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए। सबसे बड़ा व सबसे स्थायी आरएनए। वो आर डीएनए होता है ना, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। वो अपन जैव प्रौद्योगिकी में पढ़ेंगे।
तो आर आरएनए सबसे बड़ा व सबसे स्थायी आरएनए, कार्य क्या हो गया? राइबोसोम का निर्माण। ठीक है, तो सबसे बड़ा सबसे स्थायी आरएनए काम क्या करेगा? राइबोसोम का निर्माण। संश्लेषित कहां होता है? केंद्रिका में। लेकिन अपवाद कौन सा हो गया? 5SR आरएनए कहां पे बनेगा? केंद्रक द्रव्य में संश्लेषित। सवाल आ जाए कौन सा आर आरएनए केंद्रिका में निर्माण नहीं करता या संश्लेषित नहीं होता? 5SR आरएनए। और इसका अनुलेखन कौन सी एंजाइम करती है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। और बाकी सारे आर आरएनए का अनुलेखन आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा एमआरएनए। ले लूं आगे अब तो? अब एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए या दूत आरएनए कहते हैं। पहली चीज याद रखनी है आपको, सबसे कम स्थायी आरएनए, और इसीलिए इसको स्थायी बनाने के लिए अपन ने पॉली ए टेल जोड़ी थी इसमें, यानी 200 से 300 एडिनिन समूह जोड़ते थे क्योंकि ये बहुत कम स्थायी होता है। तो सबसे कम स्थायी आरएनए लेकिन सबसे विविध प्रकार का आरएनए कौन सा होगा? एमआरएनए। सबसे विविध प्रकार का क्यों? क्योंकि जितने तरह के प्रोटीन्स शरीर में बनते हैं कोशिका में, सब प्रोटीन को कोड कौन करता है? एमआरएनए। तो जितने अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं उतने अलग अलग तरह के एमआरएनए बनेंगे। तो आपको मालूम चल गया, दो लक्षण आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो ये सबसे कम स्थायी आरएनए होता है लेकिन सबसे विविध आरएनए होगा। तो सबसे कम स्थायी आरएनए और सबसे विविध आरएनए कौन सा हो गया? एमआरएनए। फिर एमआरएनए प्रोटीन को कोड करता है, इसलिए इसको और किस नाम से जानते हैं? कोडिंग आरएनए। और इस एमआरएनए पर ही क्या पाए जाते हैं? कोडॉन। कोडॉन का क्रम या कोडॉन का न्यूक्लियोटाइड क्रम कहां पे मिलता है? एमआरएनए को, जो किसे कोड करता है? अमीनो अम्ल को कोड करेगा। तो लिख लेंगे एमआरएनए में सबसे कम स्थायी आरएनए, सबसे कम स्थायी आरएनए, नेक्स्ट सबसे विविध आरएनए, कोडिंग आरएनए, और नेक्स्ट एमआरएनए पर कोडॉन क्रम उपस्थित, जो अमीनो अम्ल को कोड करता है। जो अमीनो अम्ल को कोड करता है। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए।
अब इसकी क्या खास बात है, ये सबसे छोटा आरएनए होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है सबसे छोटा आरएनए कौन सा होगा, टीआरएनए। और सबसे छोटे का मतलब है ये केवल किससे बना होता है, 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, सबसे छोटा आरएनए है। सबसे छोटा आरएनए है इसलिए इसको एस आरएनए यानी घुलनशील आरएनए भी कहते हैं। और किस नाम से जानेंगे, एस आरएनए या सॉल्युबल आरएनए। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में दे रखा है, टीआरएनए को हम अडेप्टर आरएनए भी कहते हैं। अडेप्टर आरएनए क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टीआरएनए अमीनो अम्ल से जुड़ता है और अमीनो अम्ल से जुड़ने के बाद उस अमीनो अम्ल को राइबोसोम्स पर लाता है ताकि किसका हो सके, प्रोटीन का संश्लेषण हो सके। तो टीआरएनए ट्रांसफर, ये गाड़ी है। गाड़ी है मतलब किसको बैठाती है, अमीनो अम्ल को, और कहां पर छोड़ के आती है, राइबोसोम्स पे, जहां पर प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है। तो अडेप्टर आरएनए टीआरएनए को क्यों कहते हैं, क्योंकि अमीनो अम्ल से जुड़ेगा और अमीनो अम्ल से जुड़ने के बाद उसको कहां पे स्थानांतरित करेगा, राइबोसोम्स पर प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थानांतरित करेगा। लिखेंगे टीआरएनए में सबसे छोटा आरएनए, सबसे छोटा आरएनए मतलब ब्रैकेट में 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड से निर्मित। नेक्स्ट एस आरएनए या सॉल्युबल आरएनए कहलाता है। एस आरएनए या सॉल्युबल आरएनए कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे अडेप्टर आरएनए कहते हैं। इसे अडेप्टर आरएनए कहते हैं क्योंकि यह अमीनो अम्ल से जुड़ प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम्स पर स्थानांतरित करता है। क्योंकि यह अमीनो अम्ल से जुड़ प्रोटीन संश्लेषण हेतु उन्हें राइबोसोम्स पर स्थानांतरित करता है। राइबोसोम्स पर स्थानांतरित करता है। अब टीआरएनए बड़ा अजीब सा है, तो आपको पहले तो बताना है टीआरएनए का 2D आकार जो होता है वो होता है एक पत्ती जैसा, जिसे कहते हैं क्लोवर लीफ। तो टीआरएनए का 2D शेप कैसा होता है, क्लोवर लीफ जैसा। और टीआरएनए का 3D शेप, 3D में वो कैसा दिखता है, उल्टे एल आकार का। तो ये नोट कर लो, टीआरएनए का 2D शेप या 2D आकार क्लोवर लीफ जैसा होता है और 3D शेप उल्टे एल आकार का। ठीक है, अब एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी बता रखा है। तो टीआरएनए की संरचना जो क्लोवर लीफ जैसी है, पांच डैश सिरा, 3 डैश सिरा, ACC।
क्या हुआ? सुई चुभी? क्या हुआ? कमजोरी? अच्छा, कोई जोक मारा और बहुत तेज हंसी आई आपको? मुक्के मार रहे हैं आपको ये? आप यहां मुक्के मारने आते हो? ठीक। अच्छा, पहली चीज, अब एक मिनट, ये टीआरएनए की क्या संरचना है? क्लोवर लीफ वाली संरचना है। 5 से 3 सिरा, ये टीआरएनए का है। अब देखो, टीआरएनए में दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो इनमें देखो, ये 3 भुजाएं हैं, डीएचयू, टी साई सी और एंटीकोडॉन। क्या मतलब है इसका? हर आरएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। आरएनए में ये 4 सामान्य न्यूक्लियोटाइड होते हैं। टीआरएनए में इनके अलावा 3 असामान्य नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। असामान्य कैसे? डीएचयू, इसका नाम होता है डायहाइड्रोयूरेडिन, ये एक असामान्य नाइट्रोजन क्षारक है। टी साई सी, टी साई सी को कहते हैं स्यूडो यूरेसिल, ये भी एक असामान्य नाइट्रोजन क्षारक है। और एक और होता है जिसे हम कहते हैं इयोनोसिन। तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, टीआरएनए के अंदर 3 असामान्य नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, डायहाइड्रोयूरिडिन, स्यूडोयूरेसिल और इयोनोसिन। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, टीआरएनए के 3 सिरे पर कौन जुड़ेगा? अमीनो अम्ल। टीआरएनए अमीनो अम्ल से जुड़ेगा और उसको राइबोसोम्स पर लेकर जाएगा। तो अमीनो अम्ल टीआरएनए के किस सिरे पे जुड़ेगा? 3 सिरे, जिसका क्रम है एसीसी। अगर आप 3 से 5 पढ़ रहे हो तो एसीसी, 5 से 3 पढ़ रहे हो तो सीसीए होगा। और कोडॉन का क्रम किसके पास होता है? एमआरएनए, तो उसका संपूरक क्रम एंटीकोडॉन किस पर होगा? टीआरएनए पर होगा। ये बना लो, फिर हम लिख लेते हैं पॉइंट्स। बन गया? लिखेंगे पॉइंट इसमें। ठीक है, लिखेंगे पहला पॉइंट तो। अरे पेज पलट दिया आपने आज, ओ नो। दुख तो बहुत होगा जब दूसरा पेज। क्या हुआ? ठीक है सब।
हाँ भाई, पहला, टीआरएनए में 3 असामान्य नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। टीआरएनए में 3 असामान्य नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। तीन असामान्य नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, ये लिख लो तीनों, डाइहाइड्रोयूरिडिन, स्यूडोयूरेसिल और इयोनोसिन। डाइहाइड्रोयूरिडिन, स्यूडोयूरेसिल और इयोनोसिन। नेक्स्ट पॉइंट, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल टीआरएनए के 3 डैश सिरे पर जुड़ता है। अमीनो अम्ल टीआरएनए के 3 डैश सिरे पर जुड़ता है। नेक्स्ट, टीआरएनए पर एंटी कोडॉन क्रम पाया जाता है। अब ये एंटी कोडॉन क्या होता है, कैसे होता है, इधर देखो। जैसे एमआरएनए पर मैंने कहा कोडॉन क्रम है एयूजी। एयूजी क्या है, कोडॉन। एयूजी किसे कोड करेगा, मीथियोनिन को। तो मीथियोनिन किससे जुड़ेगा, टीआरएनए से। उदाहरण के तौर पर ये मीथियोनिन किससे जुड़ गया, टीआरएनए से। अब टीआरएनए का एंटी कोडॉन होगा। एंटी कोडॉन का मतलब है इसके संपूरक क्रम। ए का संपूरक यू, यू का ए, जी का सी। तो कोडॉन क्रम तो एमआरएनए पर है और टीआरएनए पर कौन सा क्रम होगा, एंटी कोडॉन, जो इसके संपूरक होगा। एक और देख लो, एक कोडॉन मैंने और ले लिया जीएजी। जीएजी कोडॉन है एमआरएनए पर, किसे कोड करता है, ग्लूटामेट को। तो ग्लूटामेट किससे जुड़ेगा, टीआरएनए से। क्या होगा एंटी कोडॉन, सी यू सी। तो आपके पास एंटी कोडॉन किस पर हो गया, टीआरएनए पर। बस इसमें एक चीज याद और रखनी है, क्योंकि अगर मैं यहां पर एमआरएनए बना रहा हूं, एमआरएनए का कोडॉन 5 से 3 एयूजी है, तो टीआरएनए पर उसका एंटी कोडॉन होगा, क्या होगा, यूएसी। लेकिन क्रम क्या हो जाएगा, सीक्वेंस उल्टा। तो एमआरएनए पर 5 से 3 एयूजी है, तो एयूजी का संपूरक तो कर दोगे, लेकिन दिशा भी क्या करोगे, विपरीत। अगर 5 से 3 एयूजी है तो यूएसी 3 से 5 होगा। बना लो।
मतलब यहां पर ये mRNA कोडॉन ठीक है। ये टीआरएनए और एसएनआरएनए का काम क्या था? संबंधन या स्प्लाइसिंग का उत्प्रेरण करता था। तो लास्ट में एसएनआरएनए लिख लेंगे। ले लूं आगे, ये तो बन गया। और फाइनली हमारे पास ये एसएनआरएनए या जिसे हम कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये किसमें काम करता है? संबंधन का उत्प्रेरण करता है। तो एसएनआरएनए या स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का काम संबंधन या स्प्लाइसिंग का उत्प्रेरण। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे प्रकार के हमने गैर आनुवांशिक आरएनए देख लिए। अब कल हमारे पास प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया और जीन अभिव्यक्ति का नियमन, वो हम कल देख लेंगे। ठीक है।